नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज मैं आपका लेने वाला हूं गाइडेंस सेशन फॉर इनडायरेक्ट टैक्स। इस गाइडेंस सेशन में अपन पूरी कंप्लीट बात करने वाले हैं कि बॉस आपको कैसे रिवीजन करना है, क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहता है, क्या माइंडसेट लेके आपको एग्जाम में जाना है, कैसे एग्जाम में आपको पूरा एग्जाम के दौरान आपको अपना माइंडसेट रखना है, कैसे आप जब पढ़ाई करोगे तब आपको कैसा माइंडसेट रखना है, कितने कितने टाइम की प्लानिंग करनी है, कैसे करना है, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे इस गाइडेंस सेशन में क्लियर करने वाला हूं। ठीक है, गाइडेंस सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, आपने पूरा क्लास कंप्लीट कर लिया होगा, उसके बाद ये गाइडेंस सेशन देख रहे होंगे, आपने रिवीजन वीडियोस देख ली होंगी, तब आप ये सेशन देख रहे होंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने जो क्लासेस देखी, रिवीजन वीडियोस देखी, उसमें से जो भी आपको अच्छा लगा उसके बारे में मुझे जरूर फीडबैक दीजिएगा, उससे मैं थोड़ा और बेटर कर पाऊंगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अगर मान लीजिए कोई चैप्टर आपको ऐसा लगता है कि अच्छा नहीं हुआ, उसमें और कुछ बेटर हो सकता था, या कुछ कमी आपको लगी, किसी भी प्रकार की कोई कमी हो सकती है, तो आप मुझे जरूर बताइएगा। आपके कंस्ट्रक्टिव फीडबैक से ही इंप्रूवमेंट हो पाएगा। हाँ, आपको अगर लगता है कि कोई चैप्टर बहुत ही अच्छा गया, आपको उसमें बहुत ही अच्छे से समझ आया, या कुछ अच्छा चार्ट आपको पसंद आ गया, तो ये सारी चीजें प्लीज आप मुझे कम्युनिकेट कीजिए, फीडबैक दीजिए, उससे मेरा मोटिवेशन लेवल अप होगा। और अगर आप कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी दोगे, कुछ ऐसा चीज बताओगे कि सर यहाँ पे इंप्रूवमेंट हो सकता था, यहाँ हो सकता था, तो आई विल टेक इट पॉजिटिवली, और मेरे लिए बहुत इंप्रूवमेंट का काम होगा, आपको कुछ और बेटर अच्छा बना के दूंगा। ठीक है, तो ये फीडबैक वाला बात आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मुझे जरूर शेयर कीजिएगा, जो भी आपका फीडबैक हो, पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव, व्हाटएवर वे, आप जो भी फीडबैक हो मुझे प्लीज शेयर कीजिएगा। ये बात हो गई फीडबैक की। अब हम बात करते हैं गाइडेंस सेशन की। अब गाइडेंस में मैं सबसे पहले आपको जो बताने वाला हूं वो बताने वाला हूं एग्जाम पैटर्न। आपने पूरी क्लासेस देख ली होगी, रिवीजन वीडियोस देख ली होंगी, तो आपने पूरा सिलेबस मेरे साथ कंप्लीट कर लिया होगा। अब आपको एग्जाम में अपीयर होना है और मार्क्स लेके आने हैं, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जब आप रिवीजन करने बैठो तो भैया कौन सी चीजें आपके दिमाग में फोकस में रहनी चाहिए और कौन सी आपके बैक ऑफ द माइंड चलनी चाहिए। तो उसके लिए जरूरी है कि आपको एग्जाम पैटर्न का पता होना कि एग्जाम में क्या क्या आता है। तो बेसिकली जो हमारा आईडीटी का एग्जाम होगा वो टोटल आपका 30 मार्क्स आपके एमसीक्यूज आने वाले हैं, 30 मार्क्स के आपको एमसीक्यूज आने वाले हैं, और 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पार्ट आने वाला है। और 70 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको 88 मार्क्स का पेपर मिलेगा, जिसमें से आपको 70 मार्क्स का क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। वो मैं बताऊंगा कैसे। 30 मार्क्स के जो एमसीक्यू है वो 30 मार्क्स के आते हैं, सारे करने होते हैं 30 मार्क्स के, किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग वगैरह होती नहीं है। तो 30 मार्क्स के एमसीक्यू और 70 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट रहेगा। 70 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव के लिए 88 मार्क्स का जो है आपके पास पूरा पेपर रिसीव होता है आपको। अच्छा, 30 मार्क्स के जो एमसीक्यूज हैं उसमें दो पैटर्न में रहेगा। एक तो केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज रहेंगे, जिसमें आपको केस सिनेरियोज पूरा मिलेगा, उसे पढ़ना पड़ेगा, उसके बेसिस पे 5 से 6 क्वेश्चन आपको दिए हुए होंगे। ऐसे 2 या 3 केस सिनेरियो आ सकते हैं। अच्छा, उसके साथ एक दो आपको इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज भी मिल सकते हैं, जिसमें आपको पूरा पैरा नहीं पढ़ना, एक अलग से इंडिपेंडेंट एमसीक्यू होगा, वो आपको सॉल्व करना होगा। तो 2-3 आपको वैसे इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। वो आईसीआई के ऊपर है कि कितने एमसीक्यूज केस सिनेरियो बेस्ड देता है और कितना इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज देता है। तो वो एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने होंगे, वो होंगे टोटल 30 मार्क्स के। ठीक है, टोटल 30 मार्क्स के। और ये जो है ना 30 मार्क्स, ये आपके गोल्डन मार्क्स है बॉस। जितने ज्यादा मार्क्स आप इसमें ले आओगे ना, उतना ही आपको फायदा मिलेगा आपको 80+ क्रॉस करने में। ठीक है, 80+ क्रॉस करने में जो आपको फायदा मिलेगा ना, वो सबसे ज्यादा ये एमसीक्यू से मिलने वाला है। उसके बाद 70 मार्क्स का जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है वो कुछ इस तरीके से आता है। देखो, उसमें आते हैं आपके पास 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 14 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 14 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। टोटल आपको आते हैं 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको एनी 5 करने होते हैं, एनी 5 क्वेश्चन आपको अपीयर करने होते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको आता है वो पूरा 14 मार्क्स का आता है। अभी तक पास में यही रहा है, मैंने अभी पास के बेसिस पे एनालिसिस किया है। जितने भी पीछे 4 या 5 या 6, 7 अटेम्प्ट के जो भी पेपर हैं, उन सबको एनालिसिस करके मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन में कौन कौन से चैप्टर से जो है आईसीआई क्वेश्चन देता है। वो ऑलमोस्ट फिक्स जो एक पैटर्न है उस पर काम करता है आईसीआई। तो क्वेश्चन 1
जो 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी से आता है। इसके अंदर आपके सारे जो प्रोविजंस हैं वो सारे चेक हो जाएंगे। जो आपका स्टार्टिंग के जितने भी चैप्टर हैं, सप्लाई हो गया, चार्ज हो गया, एग्जेम्पशन हो गया, प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया, वैल्यू ऑफ सप्लाई हो गया, इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया, सारे जो प्रोविजन है उसमें मिक्स होके आते हैं और आपसे कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी कैलकुलेट करवाता है। इसमें सारे चैप्टर मिक्स होते हैं, बहुत सारे चैप्टर मिक्स होते हैं। ये 14 मार्क्स का फुल फ्लेज क्वेश्चन होता है, जो आपका एक क्वेश्चन होता है 14 मार्क्स का। उसके बाद क्वेश्चन 2 आता है, उसके 3 पार्ट होते हैं। जो आगे के 5 क्वेश्चन आने वाले हैं उसके 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट जो 2 पार्ट होते हैं वो जीएसटी के रिलेटेड होता है और थर्ड पार्ट जो होता है वो कस्टम के रिलेटेड होता है। अच्छा, जो फर्स्ट पार्ट आता है सेकंड क्वेश्चन में वो जीएसटी के रिलेटेड और सेकंड पार्ट भी जीएसटी के रिलेटेड। तो ए और बी पार्ट जीएसटी के रिलेटेड सेकंड का। और कौन से चैप्टर से आता है? मेजरली आपसे जो पूछता है वो एग्जेम्पशन चैप्टर से। एग्जेम्पशंस पूछ लेगा कि बॉस ये वाली एग्जेम्पशन है या नहीं है। इनपुट टैक्स क्रेडिट का चैप्टर से आ सकता है, सप्लाई के चैप्टर से आ सकता है, पूछ सकता है कि ये ट्रांजैक्शन सप्लाई है कि नहीं है। वैल्यू ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर यूज करता है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ये सारे जो प्रोविजंस हैं इनका यूज करता है, या फिर इनका मिक्स क्वेश्चन बना के भी आपसे पूछ सकता है कि आरसीएम के प्रोविजन और एग्जेम्पशन के प्रोविजन को मिक्स करके और आपसे पूछ लेगा। इस तरीके से ये जो सेकंड का ए पार्ट है और सेकंड का बी पार्ट है वो आपसे इस तरीके से पूछता है। जो सेकंड क्वेश्चन का सी पार्ट होता है वो कस्टम से आता है और नॉर्मली 4 मार्क्स का होता है। और कहां से आता है? वैल्यूएशन अंडर कस्टम चैप्टर से मोस्टली पूछा जाता है, जो सेकंड का सी पार्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के भी 3 पार्ट होते हैं। पहले जो 2 पार्ट हैं वो जीएसटी के रिलेटेड होते हैं और इसमें मेजरली जिन चैप्टर से पूछा जाता है वो है एग्जेम्पशन, टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई और कॉम्पोजिशन। ये जो चैप्टर्स हैं, टाइम ऑफ सप्लाई का इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आ जाता है, प्लेस ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन आ जाता है, पूछ लेता है कि भाई इस ट्रांजैक्शन में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। कॉम्पोजिशन का क्वेश्चन, एग्जेम्पशन का क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जो है आपसे पूछता है थर्ड ए में और थर्ड बी में। अब थर्ड क्वेश्चन का सी पार्ट ये भी आपका कस्टम के रिलेटेड होता है और इसमें कौन सा चैप्टर पूछता है? जिस अटेम्प्ट में 2 वैल्यूएशन के कस्टम पूछता है तो हो सकता है ये थर्ड वाले पार्ट में भी वैल्यूएशन का क्वेश्चन पूछ ले, और हो सकता है टाइप ऑफ ड्यूटी और लेवी एंड एग्जेम्पशन चैप्टर से आपसे ये क्वेश्चन पूछे। उसके बाद क्वेश्चन 4 के भी जो 2 पार्ट होते हैं स्टार्टिंग वाले वो जीएसटी के रिलेटेड होते हैं और उसमें जो पूछता है ना, अब उसके बाद आईटीसी के बाद वाले चैप्टर से पूछना चालू करता है। जैसे रिफंड का पूरा इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, पेमेंट ऑफ टैक्स जिसमें आपसे इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेशन पूछ सकता है, टीडीएस, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, ई वे बिल, इन सारे चैप्टर से आपसे पूछता है 4th क्वेश्चन में। 4th क्वेश्चन का जो सी पार्ट है वो कस्टम के रिलेटेड होता है और मेजरली जो होता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट अंडर जीएसटी वाला जो चैप्टर है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट अंडर कस्टम और वैल्यूएशन अंडर कस्टम वाला जो चैप्टर है वहां से आपको मेजरली पूछता है। उसके बाद क्वेश्चन 5th की बात करें, क्वेश्चन 5th में स्टार्टिंग के 2 जीएसटी वाले, अब ध्यान रखना यहां पे 3 चैप्टर हैं जिनमें से मेजरली पूछता है ऑफेंस एंड पेनल्टी, डिमांड एंड रिकवरी, अपील एंड रिवीजन और एडवांस रूलिंग। ये 4 चैप्टर हैं जिनमें से मेजरली 5th का जो पहले वाले 2 पार्ट है वो पूछता है। उसके बाद कस्टम में से थर्ड पार्ट पूछता है बैगेज रूल्स होते हैं उनमें से पूछ लेता है, बैगेज नहीं तो लेवी अंडर कस्टम चैप्टर से या वेयरहाउसिंग चैप्टर से ये क्वेश्चन बना के पूछता है। क्वेश्चन 6 के पहले जो 2 पार्ट होते हैं तो उसमें से ऑफेंस एंड पेनल्टी, अपील, टीडीएस वगैरह से ये फर्स्ट पार्ट पूछता है और सेकंड पार्ट जो जनरली देखा गया है वो असेसमेंट एंड ऑडिट, इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर, लायबिलिटी इन सर्टेन केसेस चैप्टर से पूछता है। और उसके बाद सी पार्ट जो थर्ड पार्ट होता है वो जनरली फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से आपको पूछता है। इस तरीके का आपका पैटर्न रहता है। तो इस पैटर्न में मैंने आपको यह तक बता दिया कि कौन से क्वेश्चन में कौन से चैप्टर्स के आपको आज पूछ सकता है। तो इससे आप प्लान कर सकते हो कि भैया कौन से चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करें, और वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे प्लान करना है। ठीक है, ये आपके पास एग्जाम पैटर्न है। अब एग्जाम पैटर्न में देखोगे तो एमसीक्यूज की बात करें तो एमसीक्यूज 30 मार्क्स के आएंगे। क्या सारे जीएसटी के होंगे? नहीं, इनमें से ऑलमोस्ट 24 टू 26 मार्क्स के जीएसटी के होते हैं और 3-4 मार्क्स के जो होते हैं वो कस्टम के एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, कस्टम के एमसीक्यूज जनरली इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज आते हैं और जीएसटी वाले मेजरली केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू आपसे पूछता है, अकॉर्डिंगली आप उसका आंसर कर सकते हो। एमसीक्यू जो है ना वो आपका गोल्डन चांस है ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करने का। आप किसी भी बच्चे के अगर 80+ मार्क्स देख रहे हो ना तो उस बच्चे के डेफिनेटली
एमसीक्यूज में 24 मार्क्स होंगे, उसके बिना 80 मार्क्स बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मैं आपको सही बता रहा हूं कि हमारे लास्ट पिछले 2 अटेम्प्ट से हमारे एवर हाईएस्ट मार्क्स आ रहे हैं बच्चों के, मतलब इस अटेम्प्ट के हाईएस्ट मार्क्स है। आपको लास्ट अटेम्प्ट में 87 मार्क्स आए थे हमारे बच्चे के हाईएस्ट, और हमारे क्लास स्टूडेंट के इस बार 85 मार्क्स हैं हाईएस्ट इंडिया में। तो मैं आपको एक्सपीरियंस से बता सकता हूं कि भाई एमसीक्यूज जो है 30 मार्क्स के जो एमसीक्यूज है ना, उसमें आपको कम से कम 24 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, 24 प्लस स्कोर करने पड़ेंगे, तब जाके आपके क्या है 80 प्लस मार्क्स आएंगे, 80 प्लस मार्क्स आएंगे। तो एमसीक्यू आपका गोल्डन चांस है। सर कैसे प्रैक्टिस करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद जो आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, उसके बाद 70 मार्क्स का, क्योंकि वो मेजर पार्ट है बॉस, 30 मार्क्स का एमसीक्यू बट 70 मार्क्स का क्या है डिस्क्रिप्टिव पार्ट। उसमें अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो वैसे भी अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। तो भैया डिस्क्रिप्टिव पार्ट पे भी आपको पूरा फोकस करना है। ये पूरा पेपर पैटर्न मैंने आपको बताया, इससे आपको पता लगेगा कि कौन कौन से चैप्टर से आपके क्वेश्चंस आते हैं, आप समझो। अब हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले एग्जाम में कैसे करना है। एग्जाम में कैसे करना है पहले वो समझ लेते हैं, एग्जाम में कैसे करना है। तो एग्जाम में क्या करना होगा, एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। अब मैंने पेपर का पैटर्न बताया, अब इसको मैनेज कैसे करना है वो मैं बताता हूं। देखो होगा क्या, आपको सबसे पहले 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलेगा, 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलेगा। तब आप क्या करोगे, आप अपना डिस्क्रिप्टिव पार्ट वाला जो पेपर है ना वो आपको हाथ में मिलेगा। अब वो आप पढ़ सकते हो 15 मिनट में। 15 मिनट के बाद आपको आंसर की मिलेगी जिसके आप लिख सकते हो आंसर, ठीक है, आंसर शीट मिलेगी जिसमें आप लिख सकते हो अपने आंसर्स। एमसीक्यूज भी आपको 15 मिनट्स वाले टाइम में नहीं मिलेंगे, 15 मार्क्स कंप्लीट होने के बाद ही आपको एमसीक्यूज भी मिलेंगे। तो ऐसे केस में 15 मिनट्स आपके पास सिर्फ क्या रहेगा, डिस्क्रिप्टिव वाला पेपर रहेगा जिसको आप रीड कर सकते हो। तो उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन क्या रहेगा कि आप पहली बात तो 15 मिनट्स का जो रीडिंग टाइम है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी हाथ मत लगाना, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको कंपलसरी करना ही है। आप समझो, फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको कंपलसरी करना ही है। जो यहां पे आपको 6 क्वेश्चन मिल रहे हैं, 6 में से जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो तो आपका कंपलसरी क्वेश्चन है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। अब उसके बाद के जो 5 क्वेश्चन है उसमें से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन करने होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे दिमाग क्यों लगाना है 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम। तो आप क्या करोगे, 15 मिनट्स के रीडिंग टाइम को यूज करोगे बाकी के जो 5 क्वेश्चन है उनको पढ़ने में, और उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके बेस्ट 2 या 3 क्वेश्चन आपके कौन से आपको सबसे बेस्ट आते हैं। भाई डिस्क्रिप्टिव पार्ट में आपको बाकी के जो 5 क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन को छोड़ दो, उसमें से बेस्ट 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे जो आपको बहुत ही परफेक्टली आते हैं। तो उसको क्या करना है ना, दिमाग में आपको ये चलाना है कि भाई इस क्वेश्चन में अगर मैं लिखने जाऊंगा तो क्या क्या लिखूंगा, ये पूरा आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड चलना चाहिए उस 15 मिनट के दौरान। जैसे ही आपके वो 15 मिनट कंप्लीट होते हैं, आपको आंसर शीट मिलती है, तो प्रेफरेबल ये रहेगा कि आप 1 से सवा घंटे के अंदर, 1 से सवा घंटे के अंदर आप उस 2 या 3 क्वेश्चन जो आपको बहुत ही परफेक्टली आते हैं उन क्वेश्चंस को आप कंप्लीट कर लो स्टार्टिंग के 1 आवर से लेके सवा आवर के अंदर, ठीक है। तो आप वो 2 या 3 क्वेश्चन सबसे पहले उतार दो, क्योंकि अभी अभी आपने रीडिंग टाइम में उन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ा भी है और अपने दिमाग में फ्रेमवर्क भी बना लिया है कि बॉस इसको मैं कैसे आंसर करूंगा। तो ये 2-3 क्वेश्चन आप 1.5 आवर में कर लोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, ये 2-3 क्वेश्चन हो गए आपके बेस्ट क्वेश्चन से, जो आपको सबसे बेस्ट आते थे। तो आपने अप्रोक्सीमेटली 40 मार्क्स का जो पेपर है वो आपने अटेम्प्ट कर लिया, और ऐसा पार्ट अटेम्प्ट किया है जो आपको बहुत अच्छे से आता था 40 मार्क्स का। तो एक आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छे से बूस्ट हो जाएगा जब आप 2-3 क्वेश्चन, आपको आने वाले क्वेश्चन आप इसमें कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, आप जाओगे एमसीक्यूज पे। उसके बाद आप जाओगे एमसीक्यूज पे। एमसीक्यूज जो 30 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं, आप उनको टाइम देना अप्रोक्सीमेटली 30 to 45 मिनट्स आप उन एमसीक्यूज पे लगा सकते हो, और उनको अच्छे से करो। उसमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करो। एमसीक्यूज को आप 30 से 45 मार्क्स टाइम दो आप मिनट्स का, और आप उसमें एमसीक्यू सॉल्व करने का ट्राई करो। अब मान लीजिए 30-40 मिनट्स हो गए और एमसीक्यू कुछ ऐसे एमसीक्यू पे अटक गए। पहली बात तो किसी भी चीज पे अटकना नहीं है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आगे बढ़ो, अगले वाले पॉइंट पे जाओ। तो अच्छा मान लो 30-40 मिनट्स वाला टाइम था और आपने बाकी एमसीक्यू कर ली, कोई 1-2 एमसीक्यूज पे अटक गए। अब आपका टाइम वेस्ट नहीं करना आपको उस पे अटक के, अब आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि अभी आपके 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके अभी भी बाकी हैं डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट वाले।
तो अब जो आपके पास टाइम बचा है ना, उसमें आपको बाकी के जो 2-3 क्वेश्चन है डिस्क्रिप्टिव पार्ट वाले, वो आपको कंप्लीट करने हैं। बाकी आपके पास बचेगा अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट्स टू 1 आवर बचेगा। तो आप बाकी के बचे हुए जो 2-3 क्वेश्चन है उनको आप उसमें क्या करोगे, कंप्लीट करोगे, उसमें आप कंप्लीट करोगे। अब एक बात समझ लेना, कभी भी फर्स्ट क्वेश्चन को पहले हाथ नहीं लगाना है। फर्स्ट क्वेश्चन को आप हमेशा लास्ट में करोगे। इसका सिंपल सा रीजन है कि फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है ना आईडीटी में, वो आता है कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी से, कंप्यूटेशन से, जिसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स को मिक्स किया जाता है कि एग्जेम्पशन को भी मिक्स कर देंगे, रिवर्स चार्ज को भी मिक्स कर देंगे, सप्लाई को भी मिक्स कर देंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई को, सब चीजों को मिक्स कर देंगे। और कितना भी आप पढ़ लो, ठीक है, उसके बाद कहीं ना कहीं उसमें एक आध कोई गलती होने के चांसेस रह जाते हैं। और जैसे ही ऊपर गलती आएगी तो उसके नीचे वाला पार्ट है ना, उसके चांसेस है कि वो गलत होता जाएगा। तो ऐसे केस में जब हमें पता है कि उसमें पूरे मार्क्स आने के चांसेस बहुत कम है, जब हमें पता है कि कोई ना कोई गलती हो सकती है, तो क्यों ना उसको लास्ट प्रेफरेंस रखा जाए। ऐसा नहीं बोल रहे कि क्वेश्चन 1 को छोड़ ही देना है, लेकिन उसको लास्ट प्रेफरेंस रखना है, ठीक है। जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उनमें से सबसे लास्ट में जो आप करोगे ना, वो क्वेश्चन 1 करोगे, लास्ट में अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन 1 को। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है कि बच्चे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन 1, दिमाग पहले ही खराब हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन 1 ऐसा होता है, वो पूरा मिक्स क्वेश्चन होता है 14 मार्क्स का, तो बच्चे का दिमाग तो वहीं पे खराब हो जाता है और उसके बाद फिर पूरा पेपर उसका खराब होने लगता है। तो इसलिए मैंने पहले बोला कि फर्स्ट क्वेश्चन को आपको रीड ही नहीं करना, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है ना, उनमें से बेस्ट 2-3 क्वेश्चन आप चूज करके करो, ताकि आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा, कॉन्फिडेंस भी बूस्ट रहेगा, तो आप बाकी क्वेश्चन भी आसानी से कर पाओगे। एमसीक्यूज पहले नहीं करने हैं, क्यों? क्योंकि पहले अगर आप एमसीक्यू करने जाओगे और एमसीक्यूज थोड़े से भी इधर उधर टफ आ गए ना, तो डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट में आपको क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगी। क्योंकि आप एक बार एमसीक्यूज में दिमाग खराब हो गया, कॉन्फिडेंस आपका डाउन हो गया, तो फिर आप डिस्क्रिप्टिव अच्छे से कर नहीं पाओगे। और डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऐसा होता है कि जिसके अंदर आपको 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, जो 88 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उसमें से 70 मार्क्स करना होता है, तो डेफिनेटली उस 88 मार्क्स में से 40-45 मार्क्स का ऐसा पेपर होता है जो बहुत ही आपका देखा हुआ होगा, बहुत ही सिंपल पेपर होगा, तो वो आप इजीली कर सकते हो। तो इसलिए आप पहले वो फाइंड आउट करो कि आपके लिए क्या इजी है, आपके लिए कौन सा आसान है, जो आप आसानी से कर सकते हो, उस पार्ट को आपको सबसे पहले करना है, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो अटमोस्ट रहे, ठीक है, काफी रहे। अब पेपर देते टाइम आपको क्या ध्यान रखना है, पेपर देते टाइम आपको क्या ध्यान रखना है, पेपर जब आप दे रहे होगे, टाइम मैनेजमेंट हो गया, कितना क्वेश्चंस कितने टाइम में करना है, कौन से क्वेश्चंस को पहले उठाना है, कौन से क्वेश्चंस को बाद में उठाना है। अब एक बात ध्यान रखना, पेपर में जब आप आंसर की में यूज करोगे, तो उसके लिए मैं आपको एक दे देता हूं रेफरेंस, कि आप सबसे पहले आईसीआई जो है ना, एक स्पेसिमेन कॉपीज अपलोड करता है वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। सर्च करोगे ना कि स्पेसिमेन कॉपीज, तो स्पेसिमेन कॉपीज देख के जाना कि भैया कॉपीज दिखती कैसी हैं, ठीक है। तो उसमें आपको जो रोल नंबर वगैरह डालना होता है, जो भी चीजें डालनी होती हैं, तो आप करेक्टली डाल पाओगे, ताकि आप एग्जाम सेंटर में जाके वहां पे बैठे और आप कॉपी में चेक कर रहे हो कि भाई रोल नंबर कहां डालना है, ये सब डालना है, तो ये पहले से चेक करके जाना, ताकि आप फैमिलियर रहो कॉपीज के साथ, ताकि आपका उसमें टाइम वेस्ट ना हो। दूसरी बात, आपको एग्जाम में इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, वो सारे आपको स्पेसिमेन कॉपीज में मिल जाएंगे, आपके एडमिट कार्ड पे मिल जाएंगे। वो एग्जाम इंस्ट्रक्शन बहुत ध्यान से पढ़ के जाना, ठीक है। किसी भी प्रकार का ये जो अपन अपने भगवान का नाम या किसी भी प्रकार का अपन इधर उधर की डिटेल्स उस पर मेंशन नहीं करनी होती है कॉपी पे। आप अपना मोबाइल नंबर लिख देते हो, भगवान का नाम लिख देते हो, किसी भी तरीके का अगर आप अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज करते हो, जो आपको नाम दिया जाता है अनफेयर प्रैक्टिसेस, उन चीजों को नहीं करना है, क्योंकि उससे आपका जो रिजल्ट है वो विदहेल्ड हो जाता है, रिजल्ट नहीं आता और फिर वापस से एग्जाम देने पड़ेंगे। तो जो सारी मेहनत की हुई होगी ना, सब पानी में चली जाएगी। इससे अच्छा आप ये सब चीजों से बचो, ये सारी चीजें नहीं करनी है। उसके लिए क्या कर सकते हो, आईसीआई स्पेसिमेन कॉपीज अपलोड करता है वेबसाइट पे, वो देख सकते हो, वहां से इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हो। एडमिट कार्ड के ऊपर आपके इंस्ट्रक्शंस आते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को आप पढ़ सकते हो और अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करके जा सकते हो। जब एग्जाम में जाओगे तो आपके साथ पेन वगैरह जो आपके पास होगा, पेन पेंसिल कैलकुलेटर वगैरह, वो सारी आपको ध्यान रखनी है। 2 कैलकुलेटर लेके जाओ कि अगर एक कैलकुलेटर काम नहीं किया तो दूसरा कैलकुलेटर आपका काम करे। अच्छा, उसके बाद एग्जाम में करना कैसे है, देखो एग्जाम में, आईडीटी के एग्जाम में 3 टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, ठीक है। 3 टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक तो आपको क्वेश्चन मिलेगा पूरे न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी वाला, ठीक है, उस तरीके के न्यूमेरिकल क्वेश्चन। दूसरे आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन मिल सकते हैं।
ठीक है, केस सिनेरियो बेस्ड। और थर्ड आपको मिल सकते हैं प्योर थ्योरी क्वेश्चन, प्योर थ्योरी क्वेश्चन। इन सबको कैसे हैंडल करना है, देखो अगर आपका कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, अगर आपका कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो आपको सॉल्व तो करना ही है, सॉल्व तो करना ही है। जैसे आपसे पूछेगा कि कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी, तो जो भी ट्रांजैक्शन आपको दी गई होंगी उनके ऊपर आपको क्या देखना पड़ेगा कि लायबिलिटी कितनी आ रही है, किसकी आ रही है, ये सारी चीजें देख के आप सॉल्व करोगे। अब जो भी पॉइंट आप सॉल्व कर रहे हो, लेट्स से उसमें 5 एडजस्टमेंट है, 1 2 3 4 5, जितने भी एडजस्टमेंट करोगे सबके लिए आपको क्या देना है, नोट देना है। सबके लिए आपको क्या देना है, नोट देना है। आप चाहो तो जहां पे एडजस्टमेंट कर रहे हो वहीं पे नोट दे दो, चाहो तो पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद आप नोट दे सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको वर्किंग नोट जरूर देके आना है कि ये एडजस्टमेंट आपने क्यों किया, वो नोट आपको देके आओगे। और ऐसा नहीं है कि 5-6 लाइन लिख दी, आधा पेज भर दिया, नहीं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नोट आप जो दोगे वो सिर्फ 1-2 लाइन का नोट देना होता है, जिसमें आपको मेन बात लिखनी होती है कि आपने ये एडजस्टमेंट क्यों किया। उसके बाद मान लीजिए टैक्स लायबिलिटी का क्वेश्चन है, तो आपको टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस में यहां पे वैल्यू भी कैलकुलेट करता है, वैल्यू करता है और उसके बाद टैक्स निकालता है, ठीक है, इस तरीके से। तो सर वैल्यू लिखे क्या नहीं लिखे, तो वो डिपेंड करता है आपके पास टाइम कितना है। अगर मान लो आपके पास टाइम नहीं है तो आप क्या करो, वैल्यू का कॉलम बना के छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद अगर लास्ट में आपके पास टाइम बचा तो यहां पे क्या करना, वैल्यू भी फिल कर देना। अगर आपसे क्वेश्चन में स्पेसिफिकली वैल्यू भी पूछा है तो वैल्यू डालनी है, वरना ये कॉलम बना के छोड़ देना, लास्ट में टाइम मिले तो लिख देना। दूसरी बात। तीसरी बात, किसी भी प्रकार का कोई सर्कुलर नंबर, कोई आपको सेक्शन नंबर, किसी भी प्रकार का कोई रेफरेंस आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। इन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में अगर मान लीजिए आईसीआई आपको कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देता है, अगर मान लीजिए कोई भी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, मान लीजिए आपको दिया हुआ इंस्ट्रक्शन राउंड ऑफ टू नियरेस्ट रुपीज, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट रुपीज, तो भैया आपको करना पड़ेगा, फिर आपको दिमाग नहीं लगाना। जब आईसीआई ने बोला कि राउंड ऑफ करना है तो आपको करना है, भाई ने बोला करने का तो करने का, क्योंकि अगर आपने नहीं किया तो फिर आईसीआई जो है आपके मार्क्स काट लेगा। फिर मत बोलना कि सर हमारा आंसर मैच हो रहा था, सिर्फ राउंड ऑफ की वजह से आईसीआई ने मार्क्स काट लिए, वो पूरे मार्क्स काट लेता। मैंने बच्चों की कॉपीज देखी हैं, जो मेरे पास सर्टिफाइड कॉपीज आती है, मैंने देखी है आईसीआई कैसे चेक करता है, तो ऐसे मार्क्स भी काटे, क्योंकि आईसीआई ने आपको अगर कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिया है तो वह आपको फॉलो करना है, वह आपको फॉलो करना है, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शंस आप फॉलो करोगे। और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में क्या होता है कि भाई सारे एडजस्टमेंट आपको करने होंगे, नोट आपको देना पड़ेगा, वैल्यू का कॉलम बना सकते हो। किसी क्वेश्चन में अगर आपको सीजीएसटी एसजीएसटी बाइफिकेट करके दे रखा तो सीजीएसटी एसजीएसटी के साथ आंसर करना है, और नहीं तो टोटल पे करना है, टोटल जीएसटी पे करना है। एक बात और ध्यान रखना, एक बात और ध्यान रखना, जब आप ये सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो आपको ना कई बार ये बहुत बड़ा क्वेश्चन दिखता है। जब मान लीजिए आप फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट दिए होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 10-15 एडजस्टमेंट दिए होते हैं, तो ऐसा लगता है कि यार ये क्वेश्चन तो कितना ही बड़ा क्वेश्चन बन गया, अब कितना ही बड़ा क्वेश्चन बन गया, अब इसको कैसे सॉल्व करें। तो ध्यान रखना ये इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, अब आपके माइंडसेट के ऊपर है, आपको क्या करना है, उसकी जितनी भी एडजस्टमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितनी भी एडजस्टमेंट है, सब एडजस्टमेंट को इंडिपेंडेंटली असेस करना है आपको। अगर फर्स्ट एडजस्टमेंट है तो आपको इसका देखना है कि भैया इसका लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट आ रहा है क्या, क्या इसका आईटीसी पे कोई इंपैक्ट आ रहा है क्या, क्या इसका कोई आरसीएम पे कोई इंपैक्ट आ रहा है क्या। तो इस तरीके से अगर आप हर एक ट्रांजैक्शन को सेपरेटली असेस करोगे ना, तो आपके लिए वो 14 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन नहीं है, वो तो एक छोटा सा क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। अगर आप उसे इंडिपेंडेंटली असेस करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सर 14 मार्क्स कैसे लाएंगे फर्स्ट क्वेश्चन में, ऐसे ही आएंगे अगर आप हर एक एडजस्टमेंट को करेक्टली असेस करके और सही तरीके से उसको प्रेजेंट करके आ जाओगे ना, पूरा क्वेश्चन अपने आप सही हो जाएगा, प्रोवाइडेड आप कोई सिली मिस्टेक ना करो, कोई टोटल वगैरह की मिस्टेक ना करो। अच्छा, उसके बाद अगर कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए तो भैया उसे ना पैराग्राफ फॉर्म में मत सोल्व करके आना। जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो उसको न्यूमेरिकल की तरह देखो। अगर कोई क्वेश्चन टेबल फॉर्म में सॉल्व हो रहा है, आपसे पूछा टोटल लायबिलिटी पूछा, आपसे आईटीसी पूछा, तो बस उसको टेबल फॉर्म में सॉल्व करके आ जाना, क्योंकि आपसे पूछा उसी फॉर्मेट में है, तो उसी फॉर्मेट में आपको आंसर भी करके आना है। ये बात होती है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन में एक और कैटेगरी आ जाता है कि आपका अगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया, जैसे आपसे रिफंड कैलकुलेट करने के लिए बोला, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया, तो ऐसे केस में क्या करना है, देखो
फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले तो आपको लिखना है फॉर्मूला। उसके दो फायदे हैं, अगर आईसीआई ने इस फॉर्मूला के कोई मार्क्स अलॉट किए होंगे तो वो आपको मिल जाएंगे। दूसरा, जब आप आंसर सॉल्व करोगे तब आपके गलती होने के चांस कम हो जाएंगे। सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखोगे, फिर फॉर्मूला में जितने भी कंपोनेंट हैं, फॉर्मूला के जितने भी कंपोनेंट हैं उन कंपोनेंट को क्या करोगे, सॉल्व करके आओगे। मान लीजिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला में 4 चीजें कैलकुलेट करनी है, तो चारों चीजों को पहले कैलकुलेट कर लो, ठीक है, कैलकुलेट कर लो, फिर उसको फॉर्मूला में रख दो और कैलकुलेट करके अपना आंसर निकाल के आ जाओ। इस तरीके से आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। ये सिंपल सा मेथड है, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना। ये आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गए। अच्छा, अगर केस सिनेरियो आ जाता है, मान लीजिए केस बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है कि फलाना फलाना कंपनी ने ये किया है, अब उनके ऊपर पेनल्टी लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए, उन्हें इनवॉइस इशू करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, क्यूआर लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा, इस तरीके के जो केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे सर? ये प्योरली थ्योरी क्वेश्चन भी नहीं है, ये प्योरली न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी नहीं है। तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, इसका सिंपल सा एक पैटर्न होता है केस बेस्ड क्वेश्चन का, ठीक है। सिंपल सा पैटर्न क्या है, सबसे पहले आपको रेलेवेंट प्रोविजन लिखना है, रेलेवेंट प्रोविजन लिखना है कि बॉस किस प्रोविजंस के बेसिस पे आप इस आंसर को सॉल्व करने वाले हो, इसके ऊपर डिसीजन लेने वाले हो, ठीक है। तो प्रोविजन पूरा लिखना, जब प्रोविजन लिख रहे हो ना तो प्रोविजन आपको पूरा लिखना पड़ेगा। लेट्स से आपसे क्वेश्चन में पूछा कि एग्जेम्प्ट सप्लाई टैक्सेबल हो गई, तो उसके ऊपर कैपिटल गुड्स आपके पास कुछ पहले से परचेज करे वो पड़े थे, तो क्या उसके ऊपर आईटीसी मिलेगा, ये आपसे पूछा। तो अब आपको प्रोविजन पूरा लिखना है कि भैया अगर हमारी एग्जेम्प्ट सप्लाई टैक्सेबल हो जाती है तो जो भी स्टॉक पड़ा होता है, चाहे रॉ मटेरियल हो, फिनिश गुड हो, सेमी फिनिश गुड्स हो, कैपिटल गुड्स हो, उसके ऊपर हमें आईटीसी मिल जाता है। अब भले क्वेश्चन आपका कैपिटल गुड्स का पूछा था, लेकिन आपको जो प्रोविजन है ना वो प्रोविजन फुल लिख के आना है, फुल प्रोविजन आपको यहां पे लिख के आना है कि भैया इस प्रोविजन के बेसिस पे मैं अपने केस को असेस कर रहा हूं और उस बेसिस पे कंक्लूजन दूंगा। तो पहले आपने पूरा प्रोविजन लिख दिया। और एग्जांपल देता हूं, मैंने बच्चों की कॉपीज देखी हैं, सर्टिफाइड कॉपीज, उस बेसिस में आपको मैं एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूं कि मान लीजिए आपको बोला कि एबीसी लिमिटेड का पिछले साल का टर्नओवर 550 करोड़ है, तो क्या उस पर डायनेमिक क्यूआर प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे? तो बच्चे क्या करके आते हैं सर, प्रोविजन लिखते हैं कि पिछले साल का अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है तो उसे डायनेमिक क्यूआर लगाना पड़ेगा। लेकिन यह प्रोविजन गलत है। प्रोविजन क्या है उसका? प्रोविजन है कि 2017-18 के बाद किसी भी साल में अगर उसका 500 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है तो उसके ऊपर डायनेमिक क्यूआर लगेगा। तो आपको जो प्रोविजन है ना वो फुल लिख के आना है और एक्यूरेट लिख के आना है। आपका क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो अलग चीज है, उसके रिलेटेड जो भी प्रोविजन जिसके बेसिस पे आप असेस करोगे ना वो पूरा प्रोविजन लिख के आना है, क्वेश्चन स्पेसिफिक नहीं। प्रोविजन लिख दिया, उसके बाद आप केस डिस्कशन करोगे कि इस कंपनी ने फलाना फलाना किया है, ये काम किया है, तो इस केस में ऐसा ऐसा होगा, वो पूरा केस डिस्कस आप करोगे। उसके बाद उसका आपको कंक्लूजन देना है कि इन प्रोविजन के बेसिस पे और इस कंपनी ने ऐसा ऐसा किया है तो उस बेसिस पे उसे डायनेमिक क्यूआर लगाना पड़ेगा, इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, क्या पेनल्टी लगेगी, ये सारी बातें आपको कंक्लूजन देना है। ये आप कंक्लूजन प्रोवाइड करके आओगे। अगर इस फॉर्मेट में अगर आप क्वेश्चन करके आ रहे हो, पूरा प्रोविजन लिख के आ रहे हो, ठीक है, प्रोविजन पूरा फुल एंड एक्यूरेट लिख के आ रहे हो और कंक्लूजन प्रॉपर्ली दे के आ रहे हो, तो कोई आपके मार्क्स नहीं काटेगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, तो 5 मार्क्स मिलेंगे। और मैंने देखा है कॉपी में 5 मार्क्स मिले भी हैं बच्चे को जिसने सही तरीके से इस तरीके से आंसर किया है। अब जिन्होंने शॉर्टकट लगाए हैं उनको पूरे 5 मार्क्स नहीं मिलते हैं, उनको नहीं मिलते 5 मार्क्स पूरे। ये केस बेस्ड क्वेश्चन है। उसके बाद अगर प्योर थ्योरी क्वेश्चंस की बात करें, प्योर थ्योरी क्वेश्चंस की बात करें, जैसे आपसे पूछ लिया कि भैया सर्च और सीजर के टाइम आपको किन बातों का ख्याल रखना है, या मान लीजिए किन किन केसेस में कॉन्डोनेशन नहीं हो सकता, तो ये क्या प्योरली थ्योरी क्वेश्चन है? या पेमेंट ऑफ टैक्स इन इंस्टॉलमेंट के प्रोविजन बताओ, ये सारे प्योरली थ्योरी क्वेश्चन है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, ट्राई करना है जितना हो सके पैराग्राफ और पॉइंटर फॉर्म में लिख के आना है। आपको पूरा ऐसे ना एक साथ नहीं लिख देना, सब पॉइंटर फॉर्म्स में जितना लिख के आओगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, उतना फायदेमंद रहेगा। उसके अलावा जैसे आपने लाइन लिखी कि मान लीजिए पेमेंट फैसिलिटी अलाउ की जा सकती है इंस्टॉलमेंट में मैक्सिमम 24 इंस्टॉलमेंट। अब मेरे को पता है कि 24 इंस्टॉलमेंट्स है ना, ये मेजर पॉइंट है, तो इसको मैंने क्या कर दिया, ऐसे गोला कर दिया,
या हाईलाइट कर दिया, तो इस वजह से आपको एग्जामिनर अच्छे मार्क्स दे सकता है, क्योंकि उससे आपका कॉन्फिडेंस झलकता है कि आपको पता है कि आप सही करके आए हो। अगर मान लीजिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, केस बेस्ड क्वेश्चन में भी आप कोई प्रोविजन लिख रहे हो, कोई भी चीज लिख रहे हो, वहां पे आपको लगता है कि मेन चीज है, तो उसको क्या करो, ऐसे हाईलाइट कर दो, अंडरलाइन कर दो। जैसे आप नोट में लिख रहे हो कि ये एग्जाम सप्लाई है, तो एग्जाम सप्लाई को क्या कर दो, अंडरलाइन कर दो। तो ये सारे काम आपको करके आने हैं, यही चीजें आपको बाकी लोगों से डिफरेंट बनाती हैं। किसी बच्चे के मार्क्स आ रहे हैं 40 से 45 और किसी के 80 से 85, सबके लिए सेम पेपर है, बट 80-85 वाले को क्या डिफरेंस बना रहा है, यही जो बातें हैं, जो फॉलो करते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, इन्हीं वजह से उनके मार्क्स क्या होते हैं, 80+ होते हैं। पढ़ के सब जाते हैं, सब मेहनत करते हैं, लेकिन ये सारी चीजें भी आपको एग्जाम में ध्यान रखनी पड़ेंगी, तभी आपको 80+ मार्क्स आप टारगेट कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। और क्या चीजें, एक मैंने ना मॉडल पेपर एनालिसिस, देखो जो आईसीआई एग्जामिनर्स को आंसर की भेजता है ना, जिसके बेसिस पे एग्जामिनर आपको एग्जाम में मार्क्स देता है, वो जो की है उसका हमने एनालिसिस किया हुआ यूट्यूब पे, मॉडल पेपर सॉल्यूशन के नाम से आपको वीडियो मिल जाएगा, वो देख लेना। उससे आपको पता लग जाएगा कि कैसे आईसीआई मार्क्स अलॉट करता है। ठीक है, आईसीआई कैसे हाफ मार्क्स, 1 मार्क्स, स्टेप वाइज जो मार्किंग होती है वो कैसे होती है, वो सारा आपको उस वीडियो से पूरा पता लग जाएगा कि कैसे आईसीआई मार्क्स अलॉट करता है। तो उन बातों का भी आपको ध्यान रखना है, उससे आपको बहुत फायदा होगा, वो आप एक बार देख लेना। ठीक है, और मैंने पहले बताया ये रूल नंबर, सर्कुलर नंबर, सेक्शन नंबर, ये आपके कोई काम के नहीं है, ये आपको कहीं मेंशन नहीं करके आने। मेंशन करके आओगे, गलत मेंशन कर दिया तो मार्क्स कट जाएंगे, लेकिन सही मेंशन करके आओगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। तो ऐसे केस में क्यों मेंशन करना है, किसी प्रकार का मेंशन करने की जरूरत आपको नहीं है। उसके बाद एक बात ध्यान रखना, कई बार कुछ चीजें ऐसे लगती हैं, कई बार कुछ ऐसे लगती हैं कि यार अगर इसको लिख दूंगा तो शायद मार्क्स मिल जाए, और नहीं लिखूंगा तो मुझे लगता है कि मार्क्स कटेंगे। तो देखना, आप ध्यान रखना, अगर आपके पास टाइम है तो उन चीजों को लिख देना चाहिए। अगर मान लीजिए लगता है कि यार ये तो इररिलेवेंट स्टफ है, इतना जरूरी नहीं है लिखना, तो ऐसे केस में उन चीजों के लिए ना लास्ट में देखना कि भाई ये चीज मेरी पेंडिंग है, अगर लगेगा लास्ट में टाइम लगेगा तो भैया वहां पे पूरा कर लूंगा। क्यों? क्योंकि आपको पूरी जो इंपॉर्टेंट चीजें जिनसे आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, पहले उन पे फोकस करना है। अगर कोई इररिलेवेंट स्टफ लग रहा है कि आपके पास लास्ट में टाइम बच गया 15-20 मिनट का, तो आप उस टाइम कंप्लीट कर लो। ठीक है, तो उन चीजों को छोड़ दो, इररिलेवेंट स्टफ को आप वहां पे दिमाग मत लगाओ। हमेशा क्वेश्चंस को प्रायोरिटी दो, कौन सा क्वेश्चन आपको पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, ये आपके दिमाग में चलता हुआ रहना चाहिए। अच्छा, एक जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया, इसको आप जितना लास्ट में कर पाओ ना, लास्ट में आपको सॉल्व करना है, इसको पहले नहीं करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये मैंने आपको बताया कि भैया एग्जाम में कैसे आपको माइंडसेट रखना है। अब एक बात और समझना, बहुत बार क्या होता है कि सर एग्जाम तो डिफिकल्ट आ गया, एग्जाम तो डिफिकल्ट आ गया, अब ऐसे केस में क्या करें? एग्जाम अगर इजी आ जाए तो क्या करें? ठीक है, इजी आ जाए ना तो हम लोग सोचते ही नहीं है, और मैं बता रहा हूं जब एग्जाम इजी आता है ना, आपके मार्क्स बहुत कम आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि जब एग्जाम इजी आ जाता है तो हम अलग ही कॉन्फिडेंस में होते हैं, हमने क्वेश्चन देखा हुआ लगता है, हमें लगता है यार एग्जाम बहुत इजी है, क्योंकि एग्जाम इजी और टफ है ना, वो हमारा माइंडसेट होता है। हम जब एग्जाम देखते हैं और हमें लगता है कि यार देखा हुआ क्वेश्चन आ गया, करा हुआ क्वेश्चन आ गया, तो ये तो इजी एग्जाम है, अब आप उसको क्या हल्के में लेने लग जाते हो और आप बहुत सारी सिली मिस्टेक कर देते हो। तो वो चीज में ना आपको नहीं फंसना है, किसी प्रकार की सिली मिस्टेक ना करो। इसके लिए हर टाइम आपको ये सोच के चलना पड़ेगा कि एग्जाम इजी नहीं है। बस आपको आता है वो अच्छी बात है, लेकिन आपको ये दिमाग में कभी भी लेके नहीं चलना है। क्यों? क्योंकि गलतियां बहुत होंगी अगर आप उस एग्जाम को इजी लेके चलोगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इजी एग्जाम लगता है ना, तो आईसीआई के जो इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, या पूरा क्वेश्चन देखा हुआ होता है, उसके अंदर एक एडजस्टमेंट होता है, एक एडजस्टमेंट होता है, स्पेसिफिक एडजस्टमेंट, उसको इग्नोर कर देते हैं, उसको गलत तरीके से एडजस्ट करके आ जाता है, क्योंकि उस पर दिमाग ही नहीं लगाते, क्योंकि उनको लगता है कि भाई देखा हुआ पेपर है, ये तो बहुत ईजी है, ये तो ईजी है। तो ऐसे केस में उनका पूरा क्वेश्चन फिर गलत हो जाता है। तो ऐसे केस में अगर इजी पेपर आ भी जाए तो खुशी की बात है, आपको इजी लग रहा है, इसका मतलब आपने बहुत मेहनत करी है, आपने पढ़ाई करी है, लेकिन उसको वेस्ट मत होने देना। जब आप पेपर में आप लिख रहे हो तब बहुत ही ध्यान से लिखना, बहुत ही ध्यान को केंद्रित करके लिखना, ये इधर उधर मत भटकने देना कि इजी पेपर है, ठीक है ये तो हो जाएगा, ऐसा ये माइंडसेट आपका नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, पेपर अगर डिफिकल्ट आ जाए
डिफिकल्ट भी आएगा ना पेपर, तो ये मान के चलना 100 मार्क में से आपके 30 मार्क्स के तो एमसीक्यू हैं, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो भैया टेंशन किस बात की, 30 मार्क्स के एमसीक्यू हैं और नेगेटिव मार्किंग आपका है नहीं, तो उसमें भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। उसके अलावा जो 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, 70 मार्क्स का जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है ना, उसमें आप ये मान के चलो 70 मार्क्स आप जो करते हो उसके लिए 88 मार्क्स का पेपर आता है, और उसमें से डेफिनेटली 40 to 45 मार्क्स का पेपर ऐसा होगा जो आपका डिफिकल्ट नहीं होगा, जो आपने पढ़ा हुआ होगा। सिर्फ आपको करना क्या है, उस 40 to 45 मार्क्स के पेपर को आइडेंटिफाई करना है कि बॉस ये वाला जो पार्ट है वो मेरा सबसे इजी वाला पार्ट है जो मेरे को आता है। ठीक है, और उससे आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, ये 40-45 मार्क्स का पेपर करके कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है कि भाई ये 40-45 मार्क्स का मैंने पेपर कर लिया और ये मेरे को आता भी था, और अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा ना, तो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट पेपर आपको आसान लगने लग जाएगा। मैं आपको मेरा एग्जांपल देता हूं, इंटर में मेरा डीटी आईडीटी का जो पेपर था, दोनों मिक्स होते हैं, तो डीटी का पेपर मुझे बहुत टफ लग रहा था, लेकिन मुझे पता था कि भाई आईडीटी का पेपर मैं देख के मुझे खुश हो जाता कि भाई ये मेरे को क्वेश्चंस आते हैं। मैंने 40 मार्क्स का आईडीटी कर लिया। ठीक है, अब 40 मार्क्स में से ऑब्वियसली 40 तो नहीं मिलने वाले थे, लेकिन ये दिमाग में था कि हाँ 40 मार्क्स का पेपर था जो मेरे को आता है, 30-35 मार्क्स का कर दिया, अब बाकी भी अगर कर दूंगा तो मेरे को पास होने के मार्क्स आ जाएंगे। भाई साहब, जो मेरे को डीटी का पेपर पहले समझ नहीं आ रहा था, देखने ऐसा लग रहा था कभी देखा ही नहीं है, और वो पेपर भी ऐसा हो गया, मक्खन मलाई की तरह हो गया कि भैया क्योंकि मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया कि मैंने ये 40 मार्क्स का पेपर कर लिया है। तो ये जरूरी है कि आप पूरे पेपर में से उस पार्ट को खोज लो स्टार्टिंग के 15 मिनट में, जो पार्ट आपको आता है, जिससे आपके मार्क्स भी आएंगे और दूसरा आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। तो ये आपकी चीज काम में आएगी। पेपर कैसा भी हो, आपके लिए सबके लिए सेम पेपर है, कोई आपके लिए अलग पेपर नहीं है। ठीक है, आपके लिए डिफिकल्ट है, सबके लिए है, तो आपको जो करना है वो आपकी कैपेसिटी पे, आपकी कैपेबिलिटीज पे, आपकी जो मेहनत है उस पर विश्वास करके पेपर करना है। ठीक है, और बहुत ही ध्यान लगा के करना है, ऐसा नहीं कि हवा में, क्योंकि बहुत टाइम की मेहनत करी होती है, अगर उस 1-2 घंटे की हम वहां पे कुछ अगर इधर उधर ध्यान भटकाएंगे तो सिर्फ 1-2 घंटे के कारण हम पूरी मेहनत पे पानी फेर देंगे। तो ये चीज आपको नहीं करनी है। ठीक है, ये बात आप समझ लो। ये आपका एग्जाम के रिलेटेड, एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, कैसे आपको अप्रोच करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो मैंने आपको बताया। अब बहुत डाउट आता है कि सर रिवीजन कैसे करें। ठीक है, एग्जाम में हम अपीयर होंगे, वो सारी बातें हैं, वो उसके लिए आपको सबसे पहले करना पड़ेगा रिवीजन। आपने क्लासेस वगैरह देख ली होंगी, आपने क्लासेस वगैरह कंप्लीट कर ली होंगी, क्लासेस कंप्लीट कर ली होंगी, तो सब कुछ आपने कंप्लीट तो कर लिया है। देखो क्लासेस में सारे क्वेश्चन भी करवाते हैं हम, 100% आपको क्वेश्चन करवाते हैं, एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया जाता है। तो उसके साथ साथ आपको यह भी बोला जाता है कि बहुत साथ साथ में क्वेश्चन सॉल्व करते जाना अपने हाथ से, ताकि आपका जो फर्स्ट रिवीजन है ना, ये जो क्लास के साथ सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाला, ये प्रॉपर तभी हो जाए आपका। तो वो सब आपने कंप्लीट किया होगा, मैं आपसे आशा करता हूं कि आपने वो पूरा प्रोसेस फॉलो किया होगा। अब उसके बाद क्या करना है, अब उसके बाद क्या करना है, एग्जाम तक आपको क्या करना है, एक तो देखनी है रिवीजन वीडियोस। अब रिवीजन वीडियोस में आपको कंसेप्ट बुक के साथ पढ़ा रहा हूं, तो आप कंसेप्ट बुक रेफर करोगे, जो भी आपके पास कंसेप्ट बुक है। अब देखो रिवीजन वीडियोस क्या देखनी जरूरी है। देखो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि हर बार आप रिवीजन वीडियोस देखो, जितनी बार भी रिवीजन करो, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि एक बार जरूर रिवीजन वीडियोस देख लेना, ताकि जो भी पॉइंट्स आपने क्लास में पढ़े ना वो रिकॉल हो जाएंगे सारे। ठीक है, तो रिवीजन वीडियोस एक बार तो देखना जरूरी है, बाद में आप देखना चाहो तो देख सकते हो, नहीं भी देखना चाहो तो आपकी मर्जी, आप डायरेक्टली कॉन्सेप्ट बुक से पढ़ सकते हो। तो रिवीजन वीडियोस प्लस कॉन्सेप्ट बुक प्लस आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्विंग करना है। अब किस एक्सटेंट तक आपको क्वेश्चन सॉल्विंग करना है, देखो अगर आपने क्लास में मेरे साथ खुद के हाथ से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो ऐसे केस में आपने 100% जो क्वेश्चन है वो आपने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं। अब आपका अगर फर्स्ट रिवीजन चल रहा है, तो फर्स्ट रिवीजन में आपको सारे क्वेश्चन ऑडिट तो करने ही हैं। ऑडिट करने का मतलब कि देख के टिक करने वाला जो पॉइंट है कि ये पॉइंट का एडजस्टमेंट ये होगा, ये पॉइंट का एडजस्टमेट ये होगा, इसको आप रफ में मान लो फिगर लिखते गए, टोटल कर लिया, अरे टोटल मैच हो रहा है, इसका मतलब आपका सही है। तो इस तरीके से आपको 100% क्वेश्चन तो करने ही हैं।
ऑडिट तो करना ही है। अब उसमें से लगे आपको कॉन्फिडेंस के लिए, खुद के कॉन्फिडेंस के लिए कि भाई मेरा हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो 20-30% क्वेश्चन आपको लगे तो आप क्वेश्चन पूरा तरीके से सोल्व भी कर सकते हो। हां, अगर आपने क्लासेस के साथ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे हैं तो आपको फर्स्ट डिवीजन में 100% क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, जितने भी क्वेश्चन बैंक में आपको क्वेश्चन दिए गए हैं उससे बाहर का कोई क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन बैंक इज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द आईसीआई क्वेश्चंस, आपको उससे बाहर कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, उतना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। वो कंसेप्ट बुक आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, उससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। तो जब फर्स्ट रिवीजन करोगे तो एक बात का ध्यान रखना, क्योंकि फिर वो आप सेकंड रिवीजन करोगे तब आपको उसका टाइम नहीं मिलेगा। जब फर्स्ट रिवीजन में आप 100% क्वेश्चंस को ऑडिट करोगे या सॉल्व करोगे, ऑडिट करोगे या सॉल्व करोगे, उस दौरान आपको क्या करना है, जिन भी पॉइंट्स पे आपका कोई मिस्टेक हुआ या जिन भी पॉइंट्स पे आपको लगता है कि यार ये पॉइंट तो मेरे को वापस से देखना पड़ेगा, कुछ डाउट आया, ठीक है, किसी प्रकार का दिमाग में भ्रम आया, जो भी आया, अगर ऐसा कोई भी पॉइंट है तो उसको मार्क करते जाओ। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन लगता है कि जो कि बिल्कुल ही मतलब पहली बार में सॉल्व ही नहीं हो रहा, तो उस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लो कि बॉस ये वाला क्वेश्चन मेरे को वापस से करना है जब मैं सेकंड डिवीजन करूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको खुद की मार्किंग करनी है कि जो जो क्वेश्चन आप सॉल्व करते जा रहे हो उसमें किन किन पॉइंट्स को आपको वापस देखना पड़ेगा, कौन कौन से क्वेश्चंस को आपको वापस करना पड़ेगा। ये जो सारी मार्किंग है ना, ये आपको खुद से करके जानी है फर्स्ट रिवीजन के टाइम। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं सर, हम तो एबीसी एनालिसिस भी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, हम आपको क्वेश्चंस की लिस्ट भी प्रोवाइड कराते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट। तो इनका क्या रेफरेंस है, इनका कोई रेफरेंस नहीं है। आपने अगर खुद से ढंग से पढ़ाई करी है ना क्लासेस के साथ, और ये सब आप कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो प्रोसेस, तो आपको ये एबीसी एनालिसिस भी रेफर नहीं करना, ना ही आपको क्वेश्चन लिस्ट रेफर करनी है। आपने सारे चैप्टर करके जाने, आपको कोई चैप्टर नहीं छोड़ना है, पहली बात। दूसरी बात, क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे हो तो आप 100% सॉल्व कर रहे हो, और उसी टाइम आपको सेल्फ मार्किंग करनी है कि आपके लिए कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट था, आपको दोबारा करना है, कौन सा पॉइंट्स आपको दोबारा रेफर करना है। तो ऐसे केस में आपको ना तो इस क्वेश्चन लिस्ट की जरूरत पड़ेगी, ना ही इस एबीसी एनालिसिस की जरूरत पड़ेगी। ये हम एग्जाम से 1-1.5 महीना पहले प्रोवाइड कराते हैं। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल लास्ट, जो बच्चे बिल्कुल नहीं काम करते ना, पढ़ते नहीं है, लास्ट में जाके बस 1.5 महीने में देखने के लिए रहते हैं, उनके लिए होता ही है। अगर आप ढंग से पढ़ाई कर रहे हो, शॉर्ट आपको पास होना है, शॉर्ट एग्जामिशन चाहिए, 80+ मार्क्स चाहिए, तो बॉस ये वाले जो है ना चीजें आपके बिल्कुल काम की नहीं है। आपको 100% सारे चैप्टर करने हैं, ठीक है, कोई चैप्टर छोड़ना नहीं है। उसके अलावा सारे क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन में सेल्फ मार्किंग करनी है, उन्हीं में से सेकंड रिवीजन में आप क्वेश्चंस को करना है। इन एबीसी एनालिसिस और क्वेश्चन लिस्ट पे आपको फोकस नहीं करना है अगर आपको एग्जामिशन और 80+ मार्क्स चाहिए। अब सारे चैप्टर आपको करने हैं, क्योंकि मैंने आपको पेपर पैटर्न बताया, ठीक है। आप देखोगे तो सारे चैप्टर से आईसीआई पूछता है, ऐसा नहीं है कि किसी चैप्टर को छोड़ रखा है, ऑलमोस्ट सारे चैप्टर से आपको पूछता है, सारे चैप्टर आपको करके जाने, कोई नहीं छोड़ना, ठीक है। अब इनमें से कुछ फोकस वाले, अगर मार्क्स के बेसिस पे देखें तो फोकस वाले कौन से चैप्टर हैं जिन पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए, तो ध्यान रखना। कस्टम और एफटीपी जो आता है ना, कस्टम और एफटीपी आता है, वो मिला के आता है 20 मार्क्स का। वेटेज इसका भले ही कम है, लेकिन इसके अंदर जो कंटेंट है वो भी उतना कम ही है। अब आपको एफटीपी में जो कंटेंट हमने पढ़ा है ना, बस उतना ही पढ़ना है। आप अगर पूरा एफटीपी पढ़ने लगोगे ना, तो कस्टम और एफटीपी ये सारा जितना हमने पढ़ा है उसके बराबर अकेला एफटीपी है। तो जितना आपको एफटीपी पढ़ाया गया ना, उतना ही पढ़ना, उतना ही एफटीपी रेफर करना, उतने में काम हो जाएगा। उसके अलावा कस्टम, ये 20 मार्क्स का टोटल आपका वेटेज रखता है। तो ये वाले जो इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो मोस्टली आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं। ज्यादा कोई एडजस्टमेंट नहीं होता, एक आध नई एडजस्टमेंट होती है, बाकी कुछ भी नया नहीं होता, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं, कोई इसमें मार्क्स कटने के चांसेस ज्यादा नहीं होते। तो ऐसे केस में ये कस्टम और एफटीपी वाला पार्ट आपको बहुत ही अच्छे से करना है, फोकस के साथ करना है। दूसरी बात, जो जीएसटी के लास्ट के चैप्टर्स हैं, अब आपने मेरे साथ सारे चैप्टर किए हैं तो उसमें आपको पता है लास्ट के चैप्टर कौन से हैं, बताओ। यहां पे है डिमांड रिकवरी, डिमांड एंड रिकवरी हो गया, ठीक है, ऑफेंस एंड पेनल्टी हो गया, अपील एंड रिवीजन हो गया, उसके अलावा इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर हो गया, रिफंड हो गया। ये सारे ऐसे चैप्टर हैं जिनमें से एक एक क्वेश्चन तो श्योर शॉर्ट आता है। इन चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन तो श्योर शॉर्ट आता है,
और दूसरा भी क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी अपील्स एंड रिवीजन से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी ऑफेंस पेनल्टी से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, और क्वेश्चन भी ऐसे आते हैं जिनमें कोई ज्यादा घुमाव करके नहीं पूछता है, जिसमें आपका डायरेक्टली आपको आंसर करना होता है, या तो प्योर थ्योरी क्वेश्चन होते हैं या फिर केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आती, गलती के चांसेस भी नहीं होते हैं। तो भाई ऐसे क्वेश्चन जहां पे आपका स्कोर अच्छा हो सकता है, उन क्वेश्चंस पे क्यों ना ज्यादा फोकस किया जाए। तो ऐसे ये जो 5-6 चैप्टर्स है जीएसटी के बाद, आईटीसी के बाद वाले जो चैप्टर्स हैं, उन पे आपको बहुत ही फोकस करना है। क्यों? क्योंकि ये आपके जो क्वेश्चन आएंगे ना, एक तो इनका फायदा होता है, गलती के चांसेस कम होते हैं क्योंकि ये केस बेस्ड या थ्योरी क्वेश्चन होते हैं। दूसरी बात, क्योंकि थ्योरी क्वेश्चन होते हैं तो टाइम जो लगता है ना वो कम लगता है, क्योंकि या तो आपको आता है या नहीं आता, सिंपल सी बात है। ऐसा नहीं है कि भाई गलत हो जाएगा वो हो जाएगा, तो इसमें टाइम आपका कम वेस्ट होता है, तो ये क्वेश्चन आपको टाइम मैनेज करने में भी हेल्प करते हैं पेपर में, ठीक है। तो इसलिए इन चैप्टर्स पे भी आपको फोकस करना है। हाँ, जो स्टार्टिंग वाले चैप्टर हैं उसमें से भी बहुत पेपर आता है, लेकिन उसमें गलती के चांसेस कुछ रहते हैं, तो इन चैप्टर्स पे भी आपको फोकस करना पड़ेगा। पर मेजर जो फोकस रहना चाहिए वो आपका कस्टम एफटीपी और जो जीएसटी के लास्ट वाले जो चैप्टर्स है उन पे भी फोकस रहना चाहिए, उनको छोड़ के मत जाना, क्योंकि आप समझो 40-45 मार्क्स का जो पेपर है ना, उन चैप्टर्स में से आ जाएगा, वो ज्यादा घुमा के भी नहीं पूछेगा और उसमें से गलती होने के चांसेस भी कम रहेंगे। स्टार्टिंग ऑफ द जीएसटी वाले जो चैप्टर हैं, आईटीसी तक के चैप्टर है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टार्टिंग के जो 3 क्वेश्चन वो आते हैं उसमें से है, एमसीक्यूज भी उसमें से आते हैं, तो ये चैप्टर भी आपको करके तो जाना ही है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ना। उसके बाद अब कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको बार बार आपको रिपीट रिवाइज करना पड़ेगा, उनका चैप्टर्स का नेचर ही ऐसा है, क्योंकि उसमें याद करना पड़ता है, उसमें आपको रिकॉल करनी पड़ती है चीजें। कौन से चैप्टर ऐसे? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाली एंट्रीज हो गई, ठीक है, कौन कौन से गुड्स और कौन कौन से सर्विसेज पे आरसीएम लगेगा, उनमें बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं कि बॉडी कॉर्पोरेट है क्या, पार्टनरशिप फर्म है क्या, ये सारे पॉइंट्स होते हैं, रजिस्टर्ड पर्सन है क्या, तो इन सब पॉइंट्स को आपको रिकॉल करना पड़ता है, तो इसलिए इनको बार बार रिवाइज करना पड़ता है। उसके अलावा एग्जेम्पशंस हो गया, एग्जेम्पशंस चैप्टर, ये आपको बार बार रिवाइज करना पड़ता है क्योंकि बहुत सारी एग्जेम्पशंस दी हुई हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर होगा, क्या प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, ये भी आपको बार बार रिवाइज करना पड़ता है। और आरसीएम और एग्जेम्पशन का मिक्स भी आपसे बहुत पूछा जाता है, तो उसके लिए हमने आपको एग्जेम्पशन चैप्टर में बहुत सारे चार्ट भी बना के दिए हैं दोनों के मिक्सचर्स के, ठीक है, तो वो चार्ट्स को रेफर कर सकते हो। तो ये जो 2-3 चैप्टर है ना, इनको आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि इनका नेचर ही ऐसा है, तभी आप इसमें कुछ फायदा मिल पाएगा। अब इसके वेटेज कहां होता है, इनके इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस कम आते हैं, इसके यूज आपको कहां मिलेंगे, एक तो जो आपका केस सिनेरियो आएगा एमसीक्यूज, उसमें ये चैप्टर्स बहुत यूज में आते हैं। उसके अलावा डिस्क्रिप्टिव आपका फर्स्ट क्वेश्चन होता है, उसमें ये सारे प्रोविजन आपके काम में आएंगे। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में भी आपको इनमें से मिक्स करके पूछेगा, तो ये जो चैप्टर है मे बी इनका इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आपको अलग से नहीं मिलेगा, लेकिन इनका जो मिक्स क्वेश्चन होता है उसमें बहुत यूज होता है, इसके बिना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते। अब कई बार तो देखो, प्लेस ऑफ सप्लाई अगर सही से डिटरमाइन नहीं कर पाओगे तो आप क्या लगा दोगे, सीजीएसटी एसजीएसटी लगा दोगे, मान लो लगना था आईजीएसटी, तो ऐसे केस में गलत हो जाएगा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई का प्रोविजन भी आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। तो किन चैप्टर्स पे फोकस करना है, कौन से क्वेश्चंस पहले करने हैं, सेकंड रिवीजन में कौन से क्वेश्चंस करने हैं, वो मैंने आपको बताया कि आप मार्क करते जाओगे कौन से क्वेश्चंस को आपको बार बार करने की जरूरत है जहां पे आपको प्रॉब्लम आ रही है। उसके अलावा सर मैराथन रेफर करना चाहिए क्या, तो मैं आपको सिंपल सी बात बोलता हूं कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, फर्स्ट प्रेफरेबल यही है कि आप सेल्फ स्टडी करो, खुद से पढ़ो, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट बुक है आप 2-3 बार से पढ़ते आ रहे हो, वही कॉन्सेप्ट बुक आपको रेफर करनी है, वही क्वेश्चंस जो आपके मार्क करे हो वही आपको रेफर करना है, आपको मैराथन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि लास्ट डे पे कुछ हुआ ही नहीं और आपको कवर करना है, उसके लिए मैराथन होती है, वरना अगर आपका सेल्फ स्टडी अच्छा चल रहा है तो आपको मैराथन रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, जो भी आप कंटेंट यूज कर रहे हो, जो कंसेप्ट बुक है, ठीक है, और क्वेश्चन बैंक है, इसके अलावा आपको कोई दूसरा कंटेंट नहीं उठाना, बार बार चेंज नहीं करना। ऐसा नहीं कि फर्स्ट रिवीजन मैंने इन टीचर से कर लिया, सेकंड में इससे कर लिया, थर्ड में इससे कर लिया, ये सब मत करना, इससे आपका ही भविष्य बर्बाद होगा, आपके पेपर में मार्क्स नहीं आएंगे, फिर मत बोलना कि कंटेंट चेंज करते रहते। उसके बाद कितने कितने डेज में आपका रिवीजन होना चाहिए, तो ध्यान रखना, जब आप फर्स्ट रिवीजन करोगे तो फर्स्ट रिवीजन में नॉर्मली ये सब्जेक्ट जो है ना वो आपसे 8 to 12 डेज एक्सपेक्ट करता है, 8 to 12 डेज एक्सपेक्ट करता है। कैसे 8 to 12 डेज, अगर आपके बोथ ग्रुप्स हैं,
तो भाई ऐसे केस में आपको हर सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, तो आपको 8-9 डेज में आपको सब्जेक्ट कंप्लीट करना पड़ेगा फर्स्ट रिवीजन। और अगर आपके सिंगल ग्रुप है, आपके पास टाइम है, तो आप इस सब्जेक्ट को 12 दिन तक दे सकते हो, इतना सब्जेक्ट ये डिमांड करता है। बाकी हर बंदे की अलग अलग कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज होती है, तो अकॉर्डिंगली आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हो, कितने दिन लग रहे हैं। किसी सब्जेक्ट में किसी को ज्यादा लगता है टाइम, किसी में कम लगता है, तो अकॉर्डिंगली आप टाइम भी मैनेज कर सकते हो। जब आप सेकंड रिवीजन करने जाओगे, क्योंकि सेकंड रिवीजन में आपको उतना क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व नहीं करने होते, तो ऐसे केस में आपको 4 to 6 डेज के अंदर आपका सेकंड रिवीजन हो जाना चाहिए। और थर्ड रिवीजन आप करोगे तो उसमें आपको 2 से 3 दिन आपको लगेंगे, 2 से 3 दिन लगेंगे। एक बात ध्यान रखना, सारे रिवीजन्स में एक कॉमन चीज है, कॉन्सेप्ट बुक। कॉन्सेप्ट बुक जहां से आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, ये आपको हर बार पढ़नी है। कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स आपको हर बार रिवाइज करने, जितनी बार भी रिवीजन करोगे। क्वेश्चंस आप हर बार कम करते जाओगे, हर बार आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, क्वेश्चन आपके हर रिवीजन में कम होते जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट बुक, कॉन्सेप्ट्स आपको बार बार रिवाइज करने पड़ेंगे। आपको लगता है कोई पॉइंट क्वेश्चन बैंक में कि भाई ये पॉइंट मेरे को याद रखना है, उसको मार्क कर लो। आप जब रिवीजन करते जाओगे नेक्स्ट टाइम तो आप वापस रिवाइज करते जाओगे। मान लो कॉन्सेप्ट बुक में भी आपको कोई लगता है कि यार ये कॉन्सेप्ट जो है ना, एक बार में पल्ले नहीं पड़ रहा, तो ऐसे केस में उसको मार्क कर लो, स्टार मार्क कर लो कि भाई इसको मैं जब भी पढ़ूंगा तब मैं इसको और ध्यान से पढ़ूंगा। और मान लो कोई कंसेप्ट आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट पड़ रहा है, तो उसको मार्क करके रख लो कि जब भी मेरे को एक कंसेप्ट रेफर करना पड़ेगा तो मैं रिवीजन वीडियोस रेफर कर लूंगा। ठीक है, तो रिवीजन वीडियोस पे जाके आप क्या कर सकते हो, मान लो टाइम स्टैम्प डाल सकते हो, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, टाइम स्टैम्प डाल सकते हो कमेंट में कि भाई ये वाला जो टाइम स्टैम्प है वो आपने डाल दिया, आपको आपका कमेंट दिखेगा। जिस दिन आपको वो पॉइंट रिवाइज करना होगा, आप डायरेक्टली उस टाइम स्टैम्प पे जाओगे और पूरा रिवाइज कर लोगे, पूरी रिवीजन वीडियो आपको रेफर करनी नहीं पड़ेगी। तो ये वाले जो तरीके हैं वो आप अपना सकते हो। ठीक है, अब बात आती है लास्ट डे रिवीजन की। एक दिन जो आपको मिलता है एग्जाम से पहले, लास्ट डे रिवीजन, उसमें क्या करना है? उसमें सबसे पहले आपको सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं। कॉन्सेप्ट बुक में से हर कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करना है। जो चीज आपने लास्ट डे नहीं करी वो आपको एग्जाम में याद भी नहीं आएगी। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट बुक आपको रिवाइज करना है, पूरा घोट के पी लेना है इस कॉन्सेप्ट बुक को। उसके अलावा आपके पास टाइम खूब बचेगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बुक बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट बुक नहीं है, भारी भरकम पोथे नहीं है। 250 पेजेस की बुक्स है और बहुत ही एग्जांपल्स के साथ वाली बुक्स है, तो आपको ज्यादा टाइम जाएगा ही नहीं इसको रिवाइज करने में। तो उसके बाद आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन बैंक में आपने क्वेश्चंस वगैरह मार्क कर रखे हैं, उन सेलेक्टेड क्वेश्चंस को आप देख सकते हो, ऑडिट कर सकते हो एग्जाम से पहले, जाने से पहले। ठीक है, बहुत सारी स्पेशल पॉइंट्स होते हैं, वो सारे स्पेशल पॉइंट्स आप रेफर कर सकते हो। ये सारी चीजें आप है जो करोगे उस दिन जो लास्ट डे आपका एग्जाम होगा, लास्ट डे एग्जाम होगा। ये आपकी पूरी रिवीजन की स्ट्रेटजी रहेगी। आप 3 बार रिवीजन करो, 4 बार करो, टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। किसी के पास टाइम ज्यादा होगा तो वो 4 बार रिवाइज कर लेगा, किसी के पास टाइम कम होगा तो 3 बार रिवाइज कर लेगा। अकॉर्डिंगली आप रिवीजन प्लान कर सकते हो। डेज मैंने आपको बताया हर रिवीजन में अप्रोक्सीमेटली कितने डेज लगने चाहिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो चलता है, लेकिन क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करना। अगर आपको लगता है कि भाई ये चैप्टर कंप्लीट करने पे मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आधा दिन और लग रहा है, तो ठीक है, आधा दिन और ले लो और उसको कंप्लीट कर लो। ठीक है, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देने। अच्छा, मॉक टेस्ट कितने देने हैं, कब देने हैं, कैसे देने हैं, ये बात समझ लो। मॉक टेस्ट आपको देने हैं हर रिवीजन के साथ। आप फर्स्ट रिवीजन स्टार्ट करोगे तभी से आपको मॉक टेस्ट देने लग जाना है। ठीक है, पूरा रिवाइज करो। मान लीजिए आपने 8 से 9 दिन अलोकेट किए आईडीटी के लिए, तो 7 से 8 दिन के अंदर आप पूरा आईडीटी रिवाइज कर लो। लास्ट डे वापस से 1 डे रिवीजन मार लो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट में अपीयर करना है। आप 2 या 3 बार रिवाइज कर रहे हो तो 2-3 बार मॉक टेस्ट दो। अब ऐसा नहीं कि फर्स्ट रिवीजन किया मॉक टेस्ट नहीं दिया, सेकंड रिवीजन कर रहे हो तब नहीं दिया, थर्ड रिवीजन में दे रहे हो, कोई फायदा नहीं मिलेगा। मॉक टेस्ट जितनी जल्दी दोगे उतना ज्यादा फायदा मिलेगा, उतना ज्यादा इंप्रूवमेंट का टाइम मिलेगा, क्योंकि आपका सबसे मेन रिवीजन जो होगा वो फर्स्ट रिवीजन होगा। तो फर्स्ट रिवीजन के साथ आपका मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपके पास इनफ टाइम रहेगा कि जो आपकी गलतियां हुई हैं आप उसको इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, शेड्यूल बना लेना, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट देना। ऐसा नहीं कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, मैं मॉक टेस्ट को 4 दिन आगे शिफ्ट कर देता हूं, इस तरीके से मत करना, क्योंकि ऐसे आपकी हिसाब से ना ही पेपर शिफ्ट करने वाला है तो मॉक टेस्ट क्यों शिफ्ट कर रहे हो। तो ऐसे केस में मॉक टेस्ट वगैरह को शिफ्ट मत करना। जो आप शेड्यूल प्लान करके बैठे हो आधा एक दिन चलता है, लेकिन उससे ज्यादा जो शिफ्ट है वो सब मत करना। जब मॉक टेस्ट दोगे तो पूरे अच्छे से
बैठ के एग्जाम जो परिस्थिति होती है उस अकॉर्डिंग बैठ के देना। 3 घंटे आपको मिलते हैं, 3 घंटे लेना, 15 मिनट का जो टाइम मिलता है रीडिंग टाइम वही लेना, पूरे डिसिप्लिन के साथ बिना चीटिंग के मॉक टेस्ट देना, ताकि आप खुद को टेस्ट कर पाओ और पता लगा पाओ कि कहां पे आपको इंप्रूवमेंट करना है। पर लेकिन मॉक टेस्ट, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट अभी से देने लग जाना, टाइम लेट मत करना। जितना डिले करोगे उतना कम फायदा होगा मॉक टेस्ट से, क्योंकि मॉक टेस्ट का पर्पस ये है कि जहां पे गलतियां हो रही हैं वहां पे आपको इंप्रूवमेंट करना है, और इंप्रूवमेंट करने के लिए आपको टाइम चाहिए होगा, तो टाइम आपको निकालना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद ये मॉक टेस्ट हो जाएगा, रिवीजन आपने कर लिए, मॉक टेस्ट आपने कर लिए, 2-3 रिवीजन हो जाएंगे, एग्जाम पैटर्न आपको पता है। अब सिर्फ आपको क्या करना है, अब आपने जो करना था ना वो कर लिया। अब आपने बुक्स भी देख ली, अब आपने सारा कंटेंट भी देख लिया। अब आपको जाना है एग्जाम में, तब ना तो आप अपने साथ बुक ले जा पाओगे, ना आप ले जा पाओगे कंटेंट। अब आप सिर्फ लेके जा सकते हो अपना कॉन्फिडेंस। तो अब बच्चों के किसी के 85 प्लस आते हैं, 80 प्लस आते हैं, किसी के 45-50 आते हैं, ठीक है। तो क्या डिफरेंस होता है, सब लोग पढ़ते हैं, ठीक है, सब लोग तैयारी करते हैं, सब लोग अपना 100% देते हैं, ठीक है। मान लो कुछ बच्चे 5-10% नहीं देते होंगे, पर बाकी बच्चे सब अपना 100% देते हैं। कौन नहीं चाहता कि पास होना। तो उनमें डिफरेंस क्या रह जाता है, पहली बात, जो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस मैंने आपको बताई, ये आपको फॉलो करनी है एग्जाम में लिखते टाइम। दूसरी बात, आपको कॉन्फिडेंट रहना है। एग्जाम देने जा रहे हो तो आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि आपसे बेस्ट कोई नहीं है, आपको सब आता है, ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ओवर कॉन्फिडेंट होकर के आसान से आसान क्वेश्चंस को गलत कर दो। कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि भाई जो मेरे को आता है वही बाकियों को आता है, उतना मैं कर लूंगा और मैं अच्छे से पास हो जाऊंगा। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा तभी आप पेपर को अटेम्प्ट कर पाओगे। आप अपना टारगेट अपने दिमाग में लेके चल रहे होगे, आपने पूरा प्रिपरेशन भी किया होगा, मेहनत भी किया होगा। अब उस मेहनत को जो टाइम आएगा ना, जब आपको मेहनत को उतारना होगा पेपर के ऊपर, अगर तब आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं हुआ ना, तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा ये सारी मेहनत का, ठीक है। तो इसलिए आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई पुराना पेपर आपका, इससे पहले का पेपर खराब हो गया तो अब वाला पेपर खराब हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। पुराना वाला पेपर खराब हुआ है, हो सकता है उसके अंदर 40-50 मार्क्स आ जाएं, लेकिन अभी वाला पेपर अगर आपने ढंग से नहीं दिया तो फिर कोई फायदा नहीं रहेगा। पुराने पेपर तो गया, वो तो हो जाएगा, उसमें मार्क्स आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अभी आपको फोकस करना है जिस पेपर को आप दे रहे हो। आपको पुराने पेपर्स पे दिमाग नहीं लगाना, ना ही आगे आने वाले पेपर्स पे लगाना है, ना ही ये दिमाग लगाना है कि आसान पेपर आएगा कि डिफिकल्ट आएगा। आपको आपकी 100% तैयारी करके जानी है। अब उसके बाद बहुत सारे लोगों का दिक्कत आता है कि सर टाइम कैसे निकालें, मैक्सिमम टाइम कैसे निकालें कि हमारी स्टडी हो सके, इफेक्टिव स्टडी हो सके और ये रिवीजन इतने टाइम में प्लान हो सके। तो एक तो फालतू के जो आपके चीजें हैं, गैजेट्स वगैरह हैं, इनसे दूर रहना सीख लो, ठीक है। ये जो सारे फालतू के जो भी आपके डाइवर्जन्स हैं उनको आप हटा दो, इन सब चीजों का आपको दूर करना पड़ेगा। आपको अगर माइंड फ्रेश करना है, म्यूजिक सुनो, मेडिटेशन करो, जिस भी टाइप का आप काम करते हो उस तरीके से आप फ्रेशनेस ला सकते हो। बीच में छोटे छोटे ब्रेक ले लिया करो, जब आप रिवीजन्स वगैरह करते हो तो बीच में छोटे छोटे ब्रेक ले सकते हो, तो वो छोटे छोटे ब्रेक्स लेते रहना, ठीक है। अब बीच बीच में क्या है ना, कुछ लोग होते हैं, कुछ आपको कुछ बातें बोलते हैं और उसको आप सुन के आप अपना पूरा शेड्यूल बिगाड़ लेते हो। तो फालतू का जो लोग बोलते हैं उनको सुन के और आपका शेड्यूल मत बिगाड़ना। जो आपने प्लान किया है, प्लान पे जो आपने टाइम दिया है ना, स्टार्टिंग में जब आप रिवीजन करने बैठोगे या मॉक टेस्ट देने बैठोगे, जब आप अभी बैठोगे कि भाई एग्जाम देना है, तब तक कैसे करना है, तब आप पूरा प्लानिंग करोगे। तो उस प्लानिंग के टाइम आप पूरा दिमाग लगा लेना कि आपको क्या करना है, क्या कंटेंट पढ़ना है, कितने टाइम पढ़ना है, कितनी देर के लिए पढ़ना है, ये सारी चीजें अब दिमाग लगा लेना। बाद में ये मत करना कि इसने बोल दिया तो मैं चेंज कर देता हूं, इसने बोल दिया ये वाला सर का पढ़ लो तो मैं चेंज कर दिया, ये सब चीजें मत करना, इससे आपको ही नुकसान होगा, उससे नुकसान होगा। और एक सबसे बड़ी बात, कोई आपको मोटिवेट करने नहीं आएगा, कोई ऐसा सब्जेक्ट होगा जिसमें आप पूरे तरीके से ऐसा लगेगा कि यार क्या पढ़ रहा हूं मैं, कितनी देर पढ़ूं इसको, दिमाग खराब हो गया है। तो ऐसे केस में कोई आपको मोटिवेट करने नहीं आएगा। सिर्फ एक ही रास्ता है, सेल्फ मोटिवेशन। आप खुद से सेल्फ मोटिवेटेड होने चाहिए, तभी आप उस सब्जेक्ट को पूरा कर पाओगे, उस चीज को पूरा कंप्लीट कर पाओगे और इस डिग्री को कंप्लीट कर पाओगे। जब तक आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हो, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। कोई भी आपको कितना भी मोटिवेट कर दे, वो कोई काम नहीं आने वाला जब तक आप खुद से सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हो।
तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी, अब सब आपके हाथ में है। रिवीजन आपको करने हैं, अकॉर्डिंगली प्लान बना सकते हो आप, कितने रिवीजन करने हैं, कितना आपके पास टाइम है, डेज को डिवाइड करो, कितने सब्जेक्ट्स हैं, उस अकॉर्डिंग आप अपना रिवीजन प्लान कर सकते हो। रिवीजन के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट प्लान करने हैं। एग्जाम का पैटर्न आपको पता है, अकॉर्डिंगली आपको सही जगह पे फोकस करना है। उस एग्जाम के दौरान आपको किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे एग्जाम को बेस्ट तरीके से, बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करके एग्जाम में अपीयर हो सकते हो, वो चीजों का आपको ध्यान में रखना है। बाकी आपको कॉन्फिडेंस के साथ सेल्फ मोटिवेटेड होके ये कोर्स को कंप्लीट करना है, ठीक है। इतनी सी बात है, इसको आप ध्यान में रखोगे तो शॉर्ट आपको सक्सेस मिलेगी। मैं आपको वापस से रिमाइंड करवा दूं, प्लीज अगर आपने क्लासेस देखी हैं, रिवीजन वीडियो देखी हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर किसी भी प्रकार का फीडबैक हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, हर प्रकार का फीडबैक वेलकम है। आप प्लीज मुझे फीडबैक दीजिएगा जिससे कि और बेटर इंप्रूव हो पाए। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। बाकी किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आता है तो डाउट के लिए आपके पास मेरा मोबाइल नंबर है, उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो, टेलीग्राम कर सकते हो, उस पर आप डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी एक व्हाट्सएप चैनल है, उस पर भी मैं आपको वेरियस टाइप के क्लैरिफिकेशंस वगैरह होते हैं, कुछ पिन पॉइंट्स होते हैं जहां पे नॉर्मली दिक्कत आती है, जहां पे नॉर्मली कंफ्यूजन्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो वो मैं डालता रहता हूं आईडीटी के रिलेटेड, तो व्हाट्सएप चैनल वो ज्वाइन कर सकते हो। तो वो जो कॉमन डाउट्स होंगे, कॉमन पॉइंट्स होंगे, वो आपके दिमाग में से निकल जाएंगे। अगर कोई ऐसा रहेगा, अगर कोई एमसीक्यूज वगैरह का सीरीज रहेगा, तो वो एमसीक्यू वगैरह भी मैं वहां पे डालता रहूंगा, तो वो एमसीक्यूज वगैरह का भी आपको प्रैक्टिस होता रहेगा। तो व्हाट्सएप चैनल पे कनेक्टेड हो सकते हो, ठीक है। और दूसरा, बाकी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हो। डाउट का ऐसा है कि आप जितनी जल्दी पूछोगे उतना बेटर है। एग्जाम के जितना पास में पूछोगे उतना ही बुरा है। आप अभी से जब फर्स्ट रिवीजन कर रहे हो तो जितने डाउट्स आपको आते जा रहे हैं पूछते जाओ, कंप्लीट करते जाओ, ताकि आपको आगे तक वो कैरी फॉरवर्ड ना हो आपके डाउट। मोबाइल नंबर आपके पास मेरा है, मैं आपको वापस से देता हूं, 9694199200। इसके ऊपर आप डाउट्स अपने पूछ सकते हो, किसी भी प्रकार के आपके डाउट हैं तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।